नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी सीडीपी की, ऐसे समझिएगा कि आपको 30 में 30 दिलाने वाली क्लास होने वाली है। आज की क्लास में आपके वे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल जाएंगे। आप जनवरी 2024 वाला पेपर देखिएगा, उससे आपकी ज़्यादातर प्रश्नों को इसी से रिलेट किया गया है। तो आपको वो प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में एक तरीके से पेपर को आउट सा करवा दें कि पेपर में आपको वही प्रश्न मिलेंगे। उन्हीं प्रश्नों की क्लास होने वाली है जिसमें आपको कंटेंट और पेडागोजी भी साथ में कराई जाएगी। और जो आज के देखिएगा नया जो पैटर्न आ रहा है उसमें अलग तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, तो हमने उन प्रश्नों को ही रखा है जो आपके आज के दौर में आ सकते हैं और 7 जुलाई को जो आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो बच्चे क्लासें देख रहे हैं उनको पता है कि हम आपको वही कंटेंट करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। हम आपको वो नहीं पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं। ऐसे समझिएगा कि ये जो क्लास आप लोगों के लिए है वो आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बात करते हैं क्लास की, कैसे कैसे प्रश्न हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका है। मतलब एक शिक्षक क्या करता है जो कि आपके जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में उसकी मदद हो। ठीक है, पहला है आपका कि छात्रों को जानकारी एवं ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा है आपका कि आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन एवं समर्थन करता है। ठीक है, अगला है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देता है। उसके बाद है आपका केवल उन्हीं कार्य को देता है जो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कर सकता है। दिए विकल्पों को काटने का सबसे अच्छा तरीका है इसमें कि अगर आपको केवल मिल जाए तो उसको आप काट दीजिएगा, वो आपका गलत हो जाएगा विकल्प। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पॉजिटिव पूछ रहा है, विद्यार्थी की भूमिका पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये पूछता कि शिक्षक की भूमिका नहीं है तो आपका ये सही हो जाता। दूसरा है आपका कि इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि तीसरा वाला सही करेंगे कि छात्र को पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देता है। देखिए, वाइगोत्स्की ने ऐसा नहीं कहा था कि छात्र को स्वतंत्र रूप से सीखने दिया जाए। उन्होंने कहा था कि सामाजिक संपर्क से बच्चा सीखता है, अच्छी तरीके से सीखता है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। और जो आपका जनवरी 2024 में जो ये प्रश्न आया था वो ज़्यादातर बच्चे इसका तीसरा ही लगा करके आए थे। ठीक है, उसके बाद है आपका कि छात्र को जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो छात्र को जानकारी एवं ज्ञान प्रदान करना हो सकता है सही, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा उत्तर है वो आपका हो जाएगा दूसरा। आलम्बन का मतलब होता है पाड़ या इसके फोल्डिंग। जो आप लोग जिन बच्चों ने नहीं सुना है शब्द, तो इसके फोल्डिंग पाड़ या आलम्बन का मतलब होता है कि जब हम किसी को मदद करते हैं थोड़ी सी, जैसे कि हम कोई प्रश्न हल करवा रहे हैं तो हमने आधा प्रश्न उसका हल कर दिया, आधा वह स्वयं कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है तो हम उसमें जो शुरुआती मदद कर देते हैं उस बच्चे की, या बड़ों के द्वारा जो थोड़ी सी सहायता की जाती है वो हमारी पाड़, इसके फोल्डिंग या हमारा आलम्बन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है कि शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो मतलब शिक्षार्थियों में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उनके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतभेदों को असमान और एक प्रकार की कमी के रूप में लेना चाहिए। देखिएगा, अगर आपको व्यक्तिगत भिन्नता से कोई भी प्रश्न आ जाए और उसमें ये कहा जाए कि कमी के रूप में लेना चाहिए तो आप उसको गलत कर देंगे। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, ये भी अगर आ जाए तो उसको आप काट देंगे। उसके बाद है भिन्नताओं को मानव व्यवस्था की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सही बात है। अगला पढ़ लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों को एक अनम्य, ये तो गलत हो जाएगा, अनम्य नहीं रखना है। ठीक है, तो जो आपका उत्तर हो जाएगा इसका वो तीसरा हो जाएगा कि विद्यार्थियों को मानव व्यवस्था की प्रत्यक्ष एक विशेषता मानना चाहिए। एक बच्चे को एक तरीके का समान व्यवहार देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को हम बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, किसी को हम कम मान रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे बच्चे में एक जो भावना होती है वो भावना उसके अंदर नहीं रहती है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीन मानिएगा कि आप लोगों के लिए आने वाले समय में वो क्लासें होने वाली हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन दिला दें। अब आपके वो प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में सीधे आ सकते हैं। कंटेंट आपको इतना करा दिया है कि आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। आप लोग कंटेंट देख लीजिएगा पढ़ करके। कल आपकी ईवीएस की एक महामैराथन क्लास होने वाली है जिसमें ईवीएस के PYQ आपको कराए जाएंगे। ठीक है,
चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्लास में। शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के साथ में ही तो सब कुछ है। क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर तो साथियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर करें। और सब्सक्राइब से मतलब ये होता है कि कोई भी नई जानकारी आती है, नई क्लास आती है, तो वो आपको उससे मिल जाएगी। ठीक है। अगला है आपका कि प्रेरणा के आरोपण है। यहाँ पर आप लिख गया कि प्रेरणा के आरोपण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस से लगातार कोशिश और प्रदर्शन बेहतर होने की संभावना है। ठीक है, मतलब प्रेरणा का जो आरोपण का सिद्धांत है उससे क्या करें हम कि हमारी कोशिश और प्रदर्शन की संभावना जो बेहतर हो जाए। तो इसमें पहला है आपका कि असफलता को हम आंतरिक आरोपण माने, और असफलता को हम बाहरी आरोपण माने, और सफलता को हम आंतरिक आरोपण माने। दूसरा है हमारा कि सफलता को हम बाहरी आरोपण माने और असफलता को हम आंतरिक आरोपण माने। तीसरा है हमारा कि सफलता और असफलता दोनों को आंतरिक आरोपण माने। ठीक है, या सफलता और असफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। देखिए, सफलता और असफलता अगर आरोपण के सिद्धांत की बात करें तो वो आपके आंतरिक आरोपण में आते हैं, ना कि बाहरी या आंतरिक या बाहरी आरोपण में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगले की बात कर लेते हैं। अगला आपका क्या है, तुमने यहाँ पे लिख दिया है इसका डेफिनेशन कि आंतरिक एवं बाहरी प्रेरणा है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो जब हम बच्चे को उसकी रुचि, जिज्ञासा एवं उसके अंदर शक्तियों के आधार पर किसी कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, या बच्चा स्वयं प्रेरित होता है। अब जैसे मान के चलिएगा कि एक बच्चा है, आप जैसे शिक्षक बने, आपकी क्लास में एक बच्चा है, वो जैसे ही आप उसे कोई चीज़ सिखाते हैं वो बड़ी जल्दी सीख लेता है रुचि के साथ में, आपको उससे कहना नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो अपने जिज्ञासा और रुचि के आधार पर सीख लेता है, उसे कोई मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की जो प्रेरणा होती है वो हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है। जैसे बहुत से लोग शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर जुनून है कि वो एक शिक्षक बने, और बहुत से शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, समाज में इज्जत कमाना चाहते हैं। तो जो अपने अंदर एक जुनून के कारण के शिक्षक बनते हैं वो उनके अंदर आंतरिक प्रेरणा पाई जाती है, और जो बाहरी रूप प्रेरणा उनके अंदर पाई जाती है जो कि पैसों के लिए या समाज में अपना नाम बनाने के लिए, दूसरों के लिए जो की जाती है, वो हमारी बाहरी प्रेरणा होती है। ठीक है, बाहरी प्रेरणा में समझिएगा, जब हम किसी को नगद इनाम की बात करते हैं कि हम तुम्हें 500 रुपये देंगे, तुम ऐसा काम कर दो, तो उसके अंदर एक जुनून आ गया। अब मान के चलिएगा छोटा बच्चा है, आपने उससे कहा कि हम आपको एक चॉकलेट देंगे, आप ऐसा करिए एक पानी का गिलास उठा करके वहाँ रख दीजिएगा। तो बच्चा एक चॉकलेट के लिए पानी का गिलास उठा के दूसरी जगह रख देगा। तो इसमें जो प्रेरणा उसकी हुई, तो उसमें किस प्रकार की प्रेरणा हुई, तो वो आपकी हुई बाहरी प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, कि आप बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से। आंतरिक रूप से जो मोटिवेशन होता है वो बच्चे को एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है, एक अच्छे जीवन की ओर ले जाता है, और जो बाहरी प्रेरणा होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है। अब आप लोग देखिएगा कि किसी के अंदर इतना जुनून होता है कि वो कुछ भी हद तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए चला जाता है, और किसी को इतना ज़्यादा, अब ऐसे समझिएगा, चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि एक क्लास में बच्चा है जो स्वयं आ रहा है, क्लास में पढ़ रहा है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहा है, हर चीज़ कर रहा है। दूसरा एक क्लास में बच्चा आ रहा है जिसके पिताजी उसे छोड़ने आ रहे हैं, बार बार उसकी कॉपी किताबें चेक हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे का जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं है। तो इस तरीके का जो होता है वो आपका बाहरी होता है, और जिसमें बच्चा स्वयं सब कुछ करता है, उसके अंदर रुचि है, जिज्ञासा है चीज़ों को करने की, एक जुनून है उसके अंदर, तो वो हमारी आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। लाइक करिएगा क्लास को, सब्सक्राइब शेयर तो ऐसे समझिएगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमें एक जुनून मिलता है, हमें एक ताकत सी मिलती है कि चलिएगा हमारी जो क्लास है वो अच्छी चल रही है, बच्चों को समझ में आ रही है, और लोग हमारे साथी हैं वो पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से। हमने स्वयं पेपर पास किया है, तुम्हें पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या एग्ज़ाम में आता है। ज़्यादा का फालतू का पढ़ने से अच्छा है कि हम वो पढ़ें जो हमारी एग्ज़ाम में आए। ठीक है, अगला आपका है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो पहले से जानते हैं, उसी के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये हमारा क्या है, कथन है। अब इसका कारण है कि पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान से जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी की जानकारी को सतत सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। हिंदी आपकी ऐसे ही आएगी लिखी हुई उसमें।
आपके एग्ज़ाम जो सीटेट का कठिन हुआ है उसमें ज़्यादातर कठिनाई का कारण यही है, उसकी भाषा जो है बहुत घुमा घुमा करके पढ़नी पड़ती है और शुरू से लास्ट तक अगर आपकी उसकी लय ना बन पाई तो वो प्रश्न आपको दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका टाइम जाएगा और टाइम जाएगा तो आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़िएगा। क्या है कि जो पूर्व ज्ञान है शिक्षार्थियों का वो एक सहयोग करता है उसकी शिक्षा में। ठीक है, और पैटर्न ढूंढना है या पिछले ज्ञान से जुड़ाव में उसकी मदद करता है। तो ये बात सही है और आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है कि एक प्रगतिशील निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है उसके बारे में पूछा गया है कि छात्रों को सीखने के मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण का अच्छा तरीका है। मानकीकृत परीक्षण आपको मानक कहीं मिल जाए और मैथ पेडागोजी में आपके 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कम से कम मानक से लिए गए होंगे। तो इन विकल्पों को काटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनको हटा दीजिएगा अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव में पूछा गया है तो। छात्र को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करना होना चाहिए, नहीं, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, अगला आपका है कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सही बात है, ये तो आपका उत्तर लग रहा है। और अगला है आपका कि पाठचर्या पूर्व निर्धारित एवं सार्वभौमिक होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं आपकी क्लास में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे सभी लोगों के साथ में। ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग जब सहयोग करेंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपकी है वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश 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 बच्चों में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, बच्चों में स्वयं नियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बच्चे, देखिए इनका जो कहना था वाइगोत्स्की साहब का, उन्होंने कहा था कि बच्चे जब निजी बात करते हैं, स्वयं से बात करते हैं तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। ठीक है, असंतुलन से इसका कोई मतलब नहीं है, अनुकूलन से इसका कोई मतलब नहीं है, संगठन से इसका कोई मतलब नहीं है। अनुकूलन और संगठन आपके प्याजे से संबंधित हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। चलिएगा, ये आज सभी प्रश्न आपके 2024-23 में आए हुए प्रश्न हैं और वो प्रश्न हैं जो आपके लिए आपके एग्जाम में नंबर दिला के जाएं। अगला है आपका कि विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन एवं समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। इसके बारे में हमने आपको पूरी परिभाषा बताई थी पहले की क्लासों में, इसीलिए कहते हैं कि पहले की क्लासें देख लीजिएगा, वो हर क्लास आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा कि तर्क चिंतन समस्या समाधान जिज्ञासा रुचि, ये सभी प्रकार की जो चीज़ें आती हैं वो आपकी संज्ञानात्मक विकास में आती हैं। ठीक है, आपकी सामाजिक विकास में नहीं आएंगी, नैतिक विकास में नहीं आएंगी, गतिक विकास में नहीं आएंगी। ठीक, चलिएगा आगे देख लेते हैं। आपका क्या है अगला है आपका कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं। कोहलबर्ग के बारे में हमने पूरी वीडियो बना दी है, उसे आप लोग देखिएगा चैनल पर, जिसमें आपको कोहलबर्ग से एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। कोहलबर्ग से आप समझिएगा कि आप चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें तो 3 प्रश्न कम से कम और पेपर सेकंड की बात करें तो 3 से 4 प्रश्न उसके देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कोहलबर्ग से और जीन पियाजे से तो भर भर के प्रश्न आते हैं और दोनों ही हमने टॉपिक आपको करा दिए हैं, उनको आप लोग देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले स्तर के पहले चरण में बच्चे में जो आत्म केंद्रित की भावना आती है कि मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ, एक तरीके का अहम का भावना आती है। तो हमने आपको वो जिन बच्चों ने कोहलबर्ग की क्लास देखी है वो तो समझ गए होंगे और उन्होंने उत्तर भी लगा दिया होगा। ठीक है, तो उसका जो उत्तर हो जाएगा कि पहले स्तर के जो दूसरे चरण में होता है उसमें क्या होता है, बच्चे स्वयं में अहंकारीवादी होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, वही सही है, अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा, जैसे को तैसा की प्रवृत्ति उसी में होती है। ठीक है, दूसरे स्तर में क्या होता है, दूसरे स्तर में ऐसा होता है कि बच्चे में अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की बनने की संभावना होती है। और पहले स्तर के पहले चरण में क्या होता है, इसमें होता है बच्चा सजा या दंड, आज्ञा या दंड के बारे में सोचता है कि अगर मैंने बुरा काम किया तो मुझ पर मार पड़ेगी, या मैंने अच्छा काम किया तो लोग मेरी तारीफ करेंगे। ठीक है, इसकी भावना इनके अंदर पाई जाती है। तो कोहलबर्ग की एक क्लास आप लोग देखिएगा जरूर जा करके, जीन पियाजे की भी देखिएगा, ये दोनों ही क्लासें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगला है आपका कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। तो पहला आपका विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाना। ठीक है, दूसरा है आपका कि पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित एवं प्रोत्साहित करना।
तीसरा है आपका कि सामाजिक सम्मतता के आधार पर कक्षा में अलगाव। देखिए अलगाव आ रहा है तो इसे तो आप सीधा काट दीजिएगा। और समान क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये भी काट दीजिएगा। इन दोनों पर बात करते हैं। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिएगा कि आपके एग्जाम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके टैग वर्ड पर ही होती हैं, और मैथ पेडागोजी में हमने आपको ज़्यादातर टैग वर्ड आपके करा भी दिए हैं। ठीक है, अगला है आपका कि निम्न में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। प्रतिपुष्टि मतलब कि फीडबैक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की विशेषता कौन सी है। यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा, प्रतिपुष्टि कार्य के अंत में नहीं दी जाती। यह केवल परिणाम पर केंद्रित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें केवल है, यह व्यापक एवं सामान्य होती है, मतलब बहुत बड़ी और सामान्य सी होती है, ये भी नहीं। जो इसका उत्तर हो जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल आपकी ईवीएस की जो महामैराथन है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और आपकी साइंस की भी हो सकता है कल शाम तक आपको मैराथन देखने को मिल जाए। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो क्लासें आपकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, और वो क्लासें आपको टाइम पर मिल जाएंगी। हर चीज़ आपके लिए ज़रूरी होने वाली है चैनल पर। आप ऐसे समझिएगा कि आपका सीटेट एग्ज़ाम इस बार निकल कर ही मानेगा। दिन प्रतिदिन आपको पता है कि आपका पेपर कितना ज़्यादा कठिन होने वाला है। जनवरी 2024 वाले में भी बहुत बच्चे फेल हुए हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बच्चे जो फेल हुए उनका टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पाया। तो पेपर को कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में भी हम आपको एक क्लास बना देंगे, उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करिएगा साथियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, या जो कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा हो, आप जानकारी में हो, अपने ग्रुप पर, जहाँ कहीं भी आप ग्रुप चला रहे हो उनके पास भेजिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी ज़्यादा जुनून मिलेगा आपको पढ़ाने का। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन में नहीं माना जाना चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम रचनात्मक मूल्यांकन में ना माने। छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करने के लिए एक नई अवधारणा के शुरुआत में दिया गया आकलन सही हो सकता है। छात्रों एवं शिक्षकों के अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा में दिया गया मूल्यांकन सही हो सकता है। और ये देखिएगा, हमने आपको क्या बताया, अगर आपको कहीं भी मानक मिल जाए, ठीक है, और तुलना मिल जाए, यह एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। तो ये जो आपका हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, और यही आपका उत्तर है, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा गया है। एक आकलन एक छात्र के सीखने की गलत अवधारणा की पहचान करने में प्रयोग किया जाता है। सही बात है, क्योंकि जो छात्र किस प्रकार से गलत चीज़ें सीख रहा है उसका जो हम जानते हैं वो हम एक आकलन के ही माध्यम से जानते हैं। जब हम उसका आकलन करेंगे तभी तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो विद्यार्थी है वो क्या गलतियाँ कर रहा है और इन गलतियों को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। आपका ये पठन है, यहाँ पे पठान लिख दिया है, ये काट दीजिएगा इतना। ठीक है, कि निम्न में से पठन वैकल्य के एक विशिष्ट अवधारणा कौन सी है। ठीक है, पठन जो पढ़ते हैं हम उसकी जो बीमारी की विशिष्ट अवधारणा कौन सी है। रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, तो ये आपका नहीं होगा। शारीरिक समन्वय में कठिनाई, ये आपका नहीं होगा। स्थानिक समन्वय में कठिनाई, ये आपका नहीं होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका दूसरा हो जाएगा, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण की में कठिनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके ये जो सरल प्रश्न है वो हम आपको जल्दी करा देते हैं, उनको हटा देते हैं, और जो वैसे प्रश्न होते हैं समझाने वाले उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी के लिए गंभीर रूप से मूल्यांकन करने में, आकलन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि एक विद्यार्थी के वो किस प्रकार के प्रश्न है जिसमें विद्यार्थी क्या जानता है, कैसा सोचता है, उसके बारे में आकलन करने में सहायक होते हैं। देखिएगा, एक अच्छा इंटरव्यू वही होता है जिसमें हम जिससे पूछ रहे हैं, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बोलवा पाएँ चीज़ों को। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि हम ऐसा कौन सा प्रश्न पूछें कि विद्यार्थी उस प्रश्न से अपने बारे में और उसके प्रश्न की जानकारी के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बता पाए। ठीक है, तो वे प्रश्न शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वे प्रश्न जो पाठ को मानक करने वाले उदाहरण के लिए पूछते हैं, ये भी नहीं है। पाठ का सारांश, अब देखिएगा जब आपका 2024 में ये प्रश्न आया था जनवरी वाले एग्जाम में, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इसका लगाया था डी उत्तर, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अगर हम इस प्रश्न, जैसे कोई प्रश्न है उससे अगर किसी बच्चे की व्यक्तिगत राय पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तो उससे उन चीज़ों को वो ज़्यादा सीख सकता है।
और अब उसके बारे में बता सकता है कि हम इसके बारे में ये सोचते हैं, इससे हम ये कर सकते हैं, उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी दे सकता है। ठीक है। और लेकिन अगर हम उसका सारांश मांगते हैं तो पढ़ेगा उसका उतना ही चीज़ बताएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है। ऐसे प्रश्न अब आपके एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलने लगे हैं। ठीक है। अगला आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को प्रयुक्त रूप से परिभाषित करता है। हिंदी समझिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे आने लगी है भाषा जो लिखी हुई। ठीक है। चाहे सीडीपी की हो गई, ईवीएस की हो गई, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे होते हैं और मतलब उसका उतना ही होता है। ठीक है। कि संज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं, इसका क्या कारण है, इतना प्रश्न है उसमें इतना लंबा बता दिया। ठीक है। तो संज्ञान और भावना एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं? नहीं। संज्ञान और भावना एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करती हैं, हो सकता है। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत, मतलब संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन भावनाएं संज्ञान को प्रभावित नहीं करती, ऐसा तो नहीं है। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित नहीं करती, ये भी नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। देखिए, संज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे को पारस्परिक रूप से एक दूसरे से निर्भर होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ठीक है। संज्ञान और भावनाओं से आपको एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। अगला आपका है कि हमने आपको बता दिया था आंतरिक अप्रेरणा एवं बाहरी अप्रेरणा के बारे में। तो क्या है आंतरिक अप्रेरणा? कि बच्चे को बाहरी पुरस्कार के लिए जो प्रेरणा दी जाती है वो हमारी कौन सी होती है? बाहरी अप्रेरणा। तो ये हमारा नहीं होगा। अप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से दी जाती है। देखिएगा, अप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से दी जाती है। तो ये जो अप्रेरणा होती है वो हमारी बाहरी होती है और दंड के लिए भी हमारी बाहरी होती है। मान के चलिएगा कि हम कक्षा में बैठे हैं शिक्षक के रूप में और हमने एक बच्चे से कहा कि हमें तुम ABCD याद करके सुना दो, वरना मैं तुम्हें पीटूंगा अभी। ठीक है। या तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा। तो उससे बच्चे को दंड की भावना जब आई तो बच्चा जल्दी जल्दी से पढ़ रहा है। ठीक है। अब वो याद करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके का जो हमने उसे मोटिवेशन दिया वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा बाहरी हो गया। ठीक है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा। अब जैसे कोई एक क्लास में एक पतला सा बच्चा है, एक मोटा सा बच्चा है, तो मैंने पतले से बच्चे से, जैसे आप बैठे हैं, आप थोड़े अच्छे मूड में हैं, आपने कहा कि मान के चलिए बच्चे का नाम सुमित है, कि सुमित तुम इसको नहीं पीट सकते, आप पटक सकते, तुम इसको नहीं पटक सकते। और उससे सुमित से कहा, वो दूसरे बच्चे से कहा कि तुम सुमित को नहीं पटक सकते। तो इस तरीके से उनमें एक तरीके से प्रतिस्पर्धा हो गई। अब उसमें आप सुमित से कह रहे हैं कि सुमित नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बहुत पतले हो, सुमित ये वो। तो सुमित के अंदर एक तरीके से जुनून अंदर से वो आएगा, सुमित कहेगा अच्छा हम नहीं कर सकते, ठीक है, अब हम इसको पटक कर ही दिखाएंगे। तो इस तरीके की जो प्रतिस्पर्धा होती है वो हमारी बाहरी होती है। तो जो व्यक्तिगत आनंद के लिए जो हमारी भावना होती है वो हमारी आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला आपका है आलम्बन के बारे में। तो इसके बारे में एक तरीके से हमने पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है कि निम्न में से आलम्बन किसे कहते हैं? पाड़ को। किसे कहते हैं? हमारी पाड़ हो गई, हमारी इसके फोल्डिंग हो गई, ठीक है, और आलम्बन, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो बोलकर सोचो, इस संकट और सारे प्रश्न और आधा हल किया वो प्रश्न, ये जो सभी आपके हैं वो आपके आलम्बन के ही उदाहरण हैं। ठीक है। ये प्रश्न जो है वो आपका 2024 में आपके एग्जाम में आया है। ठीक है। अगला आपका है कि रस्सी कूद से समय पर रस्सी फंस जाने के कारण आउट होने पर अनु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। मान के चलिएगा कि अनु नाम की एक लड़की है जो रस्सी से कूद रही है। ठीक है। तो उसने जब वो आउट हो गई तो उसे ये लगा कि रस्सी ने हमें जानबूझ करके आउट किया है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे इस तरीके का तर्क देते हैं? मतलब बच्चे को किस अवस्था में ये लगता है कि इस चीज़ ने हमें जानबूझ करके आउट किया है? ठीक है। जानते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है कि जीववाद का गुण आ जाता है। बच्चे मतलब जीववाद के बारे में जान जाते हैं, वस्तुओं को सही क्रम में लगाना सीख जाते हैं। तो ये हमारा नहीं होगा। इसे जो कहते हैं कि जानबूझकर आउट किया है किसी वस्तु ने, निर्जीव वस्तु ने, तो बच्चे में ये जो गुण पाया जाता है वो उसमें जीववाद के कारण पाया जाता है। जीववाद वह होता है जिसमें बच्चे को ये लगता है कि जिस चीज़ से वह टकराए हैं, जिस चीज़ ने उनका नुकसान किया है, वो चीज़ जीवित है। एक छोटे बच्चे को समझिएगा कि छोटा बच्चा है, वो ज़मीन पर जैसे किसी वस्तु से टकरा कर गिर गया, तो जब वो गिरा तो उसे ये आप गए, आपने बस उस वस्तु को जैसे 2 थप्पड़ मार दिए, तो बच्चे को ये लगता है कि इस वस्तु पर मार पड़ गई, तो बच्चे को ये लगता है ये वस्तु जीवित है। तो इस तरीके का जो गुण पाया जाता है उसे जीववाद का गुण पाया जाता है। अनु में भी वही गुण पाया है। तो वो जो
कौन सी अवस्था में ये गुण पाया जाता है? तो ये जो गुण पाया जाता है वो हमारी पूर्व चलन अवस्था या कहें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। संवेदी गामक में बच्चे की इंद्रियों का विकास होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त तर्क भी करना सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जीन पियाजे के बारे में पूरी क्लास हो गई है। उस क्लास को अगर आप लोग देख लेते हैं तो उससे बाहर आपका मुश्किल ही है कुछ निकले। कि सीखने के सामाजिक रचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी एक दूसरे से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, काट दीजिएगा, सक्रिय रूप से करते हैं। व्याख्या देने और समझाने में शिक्षक प्रभावी सक्रिय होता नहीं। ठीक है, व्याख्या देने और समझाने में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोहराव और चिंतन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। दोहराना तो हमें बहुत कम है बच्चों को। इस तरीके से बच्चों को इस तरीके से समझाना है कि उन्हें लगे भी ना कि वो पढ़ रहे हैं, उन्हें ये लगे कि वो खेल रहे हैं, खेल खेल में ही उनकी सारी पढ़ाई हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, देखिए प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आपको प्रश्न पढ़ेंगे तो उसका उत्तर आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन जब आप उसके विकल्प देखेंगे तो उससे विकल्पों से ही प्रश्न कर लीजिएगा। मान के चलिएगा आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 का अर्थ एक जैसा ही है और चौथे का अर्थ अलग है, तो आप कोशिश करिएगा कि उसमें प्रश्न ही ना पढ़ें, सीधा उसका उत्तर दें। जो अलग वाला है वही आपका उत्तर हो जाएगा। 90% आपके ये चांस होते हैं कि जो अलग वाला है वही हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, क्या है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग ले रही है क्योंकि वह नगद पुरस्कार पाना चाहती है। क्या करना चाहती है? वो नगद पुरस्कार पाना चाहती है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि पुरस्कार पाने के लिए जो प्रेरणा होती है वो हमारी बाहरी प्रेरणा होती है। ठीक है, तो जो सुजाता है वो किस रूप से प्रेरित है? वो बाहरी रूप से प्रेरित। और ये जो सभी प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। 2024 में जो प्रश्न आए हैं उनको भी हमने इसमें लिया है। तो ये जो प्रश्न है वो आपके 2024 जो जनवरी वाला पेपर हुआ था उसमें आया था। ठीक है, आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है, महारत उन्मुख नहीं है और असफलता परिहार भी नहीं है। ठीक है, अगला है आपका एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन किस प्रकार से होता है? ठीक है, अच्छी कक्षा में, एक प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है वो किस प्रकार से होता है? वस्तुनिष्ठ नहीं होता। साल के अंत में होने वाला आकलन वो योगात्मक आकलन होता है। मानक संदर्भित नहीं होता। गतिशील होता है, मतलब लगातार चलता रहता है। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में जो एक अच्छी कक्षा उसमें जो आकलन होता है वो लगातार आपका चलता रहता है। ठीक है, जिन्हीं बच्चों ने क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें चैनल को। यकीन मानिएगा कि आपके लिए वो क्लासें हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। ऐसा मत समझिएगा कि आपके लिए वो कंटेंट नहीं है, आपके लिए वो कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम में सीधा आएगा। जुड़े रहिएगा, आने वाले समय में भी आपके लिए वो क्लासें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको नंबर दिला के जाएँ। ठीक है, अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण एवं इसे स्मृति के आगे संग्रहित करने में सहायक होती है? ठीक है, क्षय होना इसका नहीं होगा, भूलना नहीं होगा, पुनः प्राप्ति नहीं होगा। जो इसका उत्तर हो जाएगा वो एक हो जाएगा ध्यान देना। मतलब कि ध्यान देते हैं तो हम चीज़ों में तो हम उसका अर्थ निर्माण भी कर सकते हैं और उसकी पुनर्प्राप्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला आपका है समावेशी शिक्षा का, हमने ले लिया है जो आपके 2024 में ही आया है कि निम्न में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो विविध दृष्टिकोण का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। देखिए प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी है, ये हमारा गलत हो जाएगा। जो ये 3 ऑप्शन हो गए वो हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रकृति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि जैसे मान के चलिए रचनात्मक आकलन में पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, सही बात है। वे छात्र अधिगम में ठोस सबूत पेश करते हैं, ये भी सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद, देखिएगा जहाँ कहीं भी आपको आकलन के बारे में पूछा जाए और आपको अंतिम उत्पाद के बारे में कहा जाए कि ये अंतिम उत्पाद है, मतलब अंतिम रास्ता यही है, तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और आपका चौथा। भूले ना, इसलिए हमने ABD यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोग इसको भूले ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार और क्लास को देखना चाहें देख लें। वैसे सब कुछ क्लास में ही आपका कवर होता हुआ चल रहा है। तो क्लास आपकी यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।
क्लास आप लोगों के लिए आने वाले समय में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें होने वाली हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराएं और अच्छी चीज़ें आपको पढ़ाएं। देखिएगा, चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो क्लासें आपको मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में आपको स्कोर दिला करके जाएँ। उसके साथ में जिन भी बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक, क्लास को शेयर करें। आप जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं उस पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें, रिश्तेदारों के साथ में शेयर करें, या जो कोई भी जानकारी में तैयारी कर रहा है इस एग्ज़ाम की उसके पास तक इस क्लास को पहुंचाएं। क्योंकि आप लोग देखिएगा, अगर इतना सहयोग करते हैं तो आपका तो सिलेक्शन होगा ही, आप लोगों का एग्ज़ाम निकलेगा ही, साथ में उसको भी एक मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ में। ध्यान रखिएगा अपना, क्लास बताइएगा आप लोग कैसी लगी, शेयर सब्सक्राइब लाइक तो करते रहिएगा और अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा। बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।